नमस्ते बच्चों, क्या हाल चाल है, कैसे आप सब लोग। बच्चा, केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर के 3 लेक्चर्स जो हैं वो मैंने आपको दे दिए हैं, जिसमें ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर कवर अप हो चुका है। तो आपने देखी होंगे वो तीनों के लेक्चर, जिसमें हमने क्वेश्चंस भी सॉल्व किए हैं लेक्चर के हिसाब से कॉन्सेप्ट को क्लियर समझने के लिए। तो आइए बच्चों, अभी हम लोग करेंगे आज शुरुआत लेक्चर नंबर 4 की। लेक्चर नंबर 4 में हम स्टार्ट करेंगे विद द कॉन्सेप्ट दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास। लास्ट हम लोगों ने ग्राम एटॉमिक मास पे सेशन फिनिश किया था। सो नाउ टुडेज सेशन इज एवरेज एटॉमिक मास। ओके बच्चा, तो अभी एवरेज एटॉमिक मास क्या होता है। देखो, जैसे कि हम लोग को पता है हमारे पास बहुत सारे एलिमेंट्स हैं। हमने ग्राम एटॉमिक मास और उस दौरान जो मैं आपको पूरा बता रही थी एटॉमिक मास यूनिट क्या होता है, तो उस टाइम पे मैंने आइसोटॉप एक वर्ड यूज़ किया था। ओके, तो आप लोगों ने लेक्चर देखा तो आपको आइडिया आ चुका है। आइसोटॉप का मैंने एक वर्ड का जिक्र किया था उसके अंदर, जिसमें मैंने बताया था आइसो मतलब सेम। ठीक है, तो क्या सेम, तो इसके अंदर सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं बट डिफरेंट नंबर ऑफ, या डिफरेंट मास नंबर ऐसे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंट मास नंबर, यहाँ पे ऐसे लिख दीजिए, यहाँ पे सेम एटॉमिक नंबर, ये ज़्यादा इजी रहेगा आपको मेमोराइज करने में। सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, ये चीज़ें होती हैं। ठीक है, तो अब जिसमें आपको बताया था कि हम शक्ल, ठीक है, तो आइसोटॉप्स आर नथिंग बट द हम शक्ल। ठीक है, जो बेसिकली एक एलिमेंट के तीन चार ऐसे हम शक्ल होते हैं जिनका मास अलग होता है पर उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अब उसी चीज़ को लेके समझो कि ऑलमोस्ट अगर हम देखें ना बेटा, तो प्योरेस्ट फॉर्म में चीज़ें मिलती नहीं हैं हम लोगों को इन ऑन द अर्थ क्रस्ट, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने 10th स्टैंडर्ड में देखा था कि ऑलमोस्ट सब चीज़ें ऑक्सीडाइज हो जाती हैं, रिएक्शन में पार्टिसिपेट खुद ब खुद कर लेती हैं, तो प्योर फॉर्म में चीज़ें मिलना मुश्किल है। जैसे कि हम लोग आप एग्जाम्पल बात करते हैं क्लोरीन। ठीक है, क्लोरीन, अब क्लोरीन का मास जो है बेटा वो हम लेते हैं 35.5, है ना। ऑक्सीजन का लेते हैं 16, कार्बन का लेते हैं 12। तो ये जो हम लोग मासेस लेते हैं ना, ये मासेस जो होते हैं वो एग्जैक्ट मास नहीं होता है, वो होता है एवरेज मास। ठीक है, क्या होता है, वो एवरेज मास होता है। और ये एवरेज मास कैसे निकालना होता है वो हम सीखने वाले हैं यहाँ पर। तो जैसे मैंने कहा कि अब हवा में, ठीक है, क्लोरीन गैस अवेलेबल है। क्लोरीन के मेरे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। ठीक है, क्लोरीन के हमारे पास 2 आइसोटॉप्स होते हैं। एक होता है, जैसे मैंने कहा एटॉमिक नंबर सेम होता है, तो 2 क्लोरीन लिख दूं मैं, एक रहेगा लाइक दिस इज एटॉमिक नंबर 17, एक होता है 35 मास और एक का होता है 37 मास। ठीक है, अब सीधी सी बात है, अगर मैं क्लोरीन गैस जब एटमॉस्फेयर में से लूँगी ना बेटा, तो टोटल परसेंटेज जो होगा क्लोरीन गैस, या कोई परसेंट टोटल कितना होता है, 100 होता है। इतना क्लियर है। ठीक है, अब वो क्लोरीन गैस में ये कितना परसेंटेज अवेलेबल है और ये कितना परसेंटेज अवेलेबल है, उसको हम लोग एवरेज निकालेंगे और तब जाके हम उसका मास लेंगे। ठीक है, बिकॉज क्लोरीन इज नॉट द प्योर फॉर्म, है ना, वो तो आइसोटॉप से मिलके बने हुए हैं। एक और एग्जाम्पल जैसे मैं आपको समझाऊँ कार्बन का। ठीक है, जैसे कार्बन की बात कर लेते हैं हम लोग, तो कार्बन हमारे पास 3 फॉर्म में अवेलेबल है। एक तो कार्बन 12, 13, 14, दे हैव द डिफरेंट मास, ओके, दे हैव द सेम एटॉमिक नंबर। तो ये 3 में अवेलेबल होता है। तो समझो कि जैसे कि मैं कोल माइन में गई हूँ और वहाँ से कोयला उठा के लेके आई हूँ। ठीक है, तो वो कोयले के अंदर कार्बन की क्वांटिटी होगी, इतना तो क्लियर है। तो वो जो 100% जो कार्बन की क्वांटिटी होगी, उस 100% कार्बन के अंदर ये कार्बन कितना अवेलेबल होगा, ये कितना होगा, ये कितना होगा, उसके हिसाब से हम उसका मास निकालेंगे, मतलब कि एवरेज निकालेंगे उसके मास का। ठीक है, कि एवरेज हम इतना, तो क्योंकि पूरा का पूरा आपको प्योरेस्ट फॉर्म कभी मिलेगा ही नहीं। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ 12 नंबर के कार्बन आपको नहीं मिलेंगे, सिर्फ 13 नहीं मिलेगा। तो कोई भी कार्बन आप जब उठाओगे तो आपको उसके अंदर ये तीनों आइसोटॉप्स नजर आएंगे, लाइक कुछ कुछ परसेंटेज में। ठीक है, कुछ कुछ परसेंट आपको नजर आएंगे। तो जैसे कि अगर मैं बात करती हूँ, ये क्लोरीन है 17 का 35 वाला मास, तो वो 75% अवेलेबल होता है, ये 25% अवेलेबल होता है। ठीक, मिला के 100% हो गया। जैसे इसकी बात करते हैं तो ये अप्रॉक्स 98% अवेलेबल होता है। आगे सम करवाऊंगी मैं पूरा। ठीक है, ये कुछ 1.1 समथिंग कुछ परसेंट अवेलेबल होता है और ये कुछ 0.02 समथिंग कुछ अवेलेबल होता है। तो दैट मीन्स कि जो मैंने कोयला उठाया उसमें मुझे मैक्सिमम ये मिलेगा
कुछ हिस्सा ये मिले, कुछ हिस्सा ये मिलेगा, तो इन सबके मासेस का तो अब मैं कैसे मास लूँ, ठीक है, अब मैं मास कैसे लूँ। देखो हम लोगों ने जब एटॉमिक मास यूनिट किया था ना बेटा, एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है, तो उसमें हमने क्या देखा था कि जो भी ऊपर होता है, जो भी मास होता है उसी को हम लोग लिख देते हैं ना। तो इसका मास मैं क्या लूँगी, 12U लूँगी, इसका मास कितना हो जाएगा 13U, इसका मास कितना हो जाएगा 14U, है ना, एटॉमिक मास यूनिट। अगर मैं इसका लेती हूँ तो ये कितना हो जाएगा 35U, ये कितना हो जाएगा 37U। बट ये ले नहीं सकते ना, क्योंकि अगर मैंने क्लोरीन गैस लिया है तो मैं ये वाला मास नहीं लगा सकती, क्योंकि इसके साथ ये भी तो प्रेजेंट है। अगर मैंने कार्बन लिया, कोयला लिया, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन में ये तीनों का मास अवेलेबल रहेगा, तो मैं सिर्फ 12U तो लिख नहीं पाऊंगी। अभी हम 12U लिखते हैं, वो क्यों लिखते हैं बता रही हूँ मैं आपको, आगे आएगा, ठीक है। 12U इसके से नहीं लिखते हम लोग, उसका एवरेज ही इतना निकलता है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो गया कि ये तीनों है तो कौन सा लिखने का, तो दैट्स वाई हम निकालते हैं एवरेज, और उसको हम लोग कहते हैं एवरेज एटॉमिक मास। मेरे ख्याल से मैं इतना क्लियर हो गई कि एवरेज एटॉमिक मास निकालते क्यों हैं। एक तो वो पॉइंट, क्योंकि कई बार दिमाग में वही देखा हम निकाल क्यों रहे हैं, सो मैंने रीज़न बताया कि कोई भी आप क्वांटिटी आप जब लोगे एटमॉस्फेयर में, अर्थ क्रस्ट में, तो उसमें उस के अगर आइसोटॉप्स हैं, जैसे हम ऑक्सीजन की बात करते हैं तो ऑक्सीजन का भी 2 आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं, 16 और 18, 6 नंबर होता है 8, हाँ सही ना, 8 नंबर, ठीक है। 16 और 18 2 आइसोटॉप्स अवेलेबल होते हैं। तो हम जो ऑक्सीजन गैस लेते हैं ना, ठीक है, तो उसका भी हमें एवरेज मास निकालना होता है, बिकॉज उस ऑक्सीजन गैस के अंदर कुछ हिस्सा 16 यूनिट वाला होगा, कुछ हिस्सा 18 यूनिफाइड मास वाला होगा। आई थिंक क्लियर, ठीक है। तो अब हम देखेंगे कि आइसोटॉप्स का हम लोग या कोई भी एलिमेंट का हम लोग एवरेज एटॉमिक मास कैसे निकालते हैं। तो मैं इसको रब कर ले रही हूँ, लिखने की जरूरत अभी है नहीं, ठीक है। सीधा हम चलते हैं कैलकुलेशन की तरफ, थोड़ा मैथमेटिक्स इसमें यूज़ करना पड़ जाएगा। तो चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, जैसे कि एक कॉलम हम ले लेते हैं आइसोटॉप्स, एक रहेगा आपके पास अबंडेंस परसेंटेज। अबंडेंस का तो मैंने कहा ना कितना परसेंट अवेलेबल होता है उस कंपाउंड में। जैसे मैंने कहा था Cl2 का गैस लेते हैं तो Cl2 के 2 आइसोटॉप्स होते हैं ना, कितना परसेंटेज अवेलेबल है, तो वो परसेंटेज को हम अबंडेंस कहते हैं, ठीक है। और आएगा एटॉमिक मास, ठीक है। तो अब जैसे कि हम लोग बात कर रहे हैं आइसोटॉप्स, तो क्लोरीन 17 का 35 मास वाला और क्लोरीन 17 जिसका 37 है, ठीक है। 35 वाला जो है वो 75% अवेलेबल होता है उस गैस के अंदर, और 37 मास वाला जो है वो 25% अवेलेबल होता है वो गैस में, ठीक है, क्लियर। अब हमें पता है कि ऊपर वाला जो होता है वही हमारा एटॉमिक मास होता है, और तो कुछ होता ही नहीं है। तो 35 जो है इसको हमने क्या ले लिया 35U एटॉमिक मास, और 37 जो है इसको हमने क्या ले लिया 37U, ठीक है। क्या करना है, देखो अब मेरी बात समझना, हम कह रहे हैं कि 75% कितना ग्राम अवेलेबल है 35, मतलब 75% जो है वो Cl17 35 वाला अवेलेबल है, और 25% जो है वो Cl17 37 वाला अवेलेबल है। कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान तरीका है बेटा। क्या करेंगे आप, एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू, सिंपल, ये जो परसेंटेज है और ये एटॉमिक मास है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। मतलब कि जैसे आपको नहीं मैथ्स आता था बचपन में, किस तरीके से आता था कि 5% ऑफ 15 निकालो, तो ऐसा आता था ना 5% ऑफ 15, तो आप क्या करते थे, ठीक है, 5/100 इंटू 15 लिख देते थे हम लोग, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना आ जाएगा इसके अंदर 75/100, इस तरीके से आया तो आपका आ जाएगा 0.75। ये करते हैं 5% ऑफ 15 का 5% कितना होता है, लाइक दैट, ठीक है। तो उस तरीके से यहाँ पर है 75% ऑफ 35, क्या हो जाएगा 75% ऑफ 35 प्लस 25% ऑफ 37, सिंपल। सो 75% मतलब कि 75/100 इंटू 35, बेसिक मैथ्स की बात कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, एंड 25/100 मल्टीप्लाई बाय 37, ओके। सो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करना पसंद करूँगी। इसको अगर मैं 100 से काट भी लेती हूँ तो ये भी कट जाएगा, बट यहाँ पे 37 है वो 100 से डिविजिबल, या कोई भी नंबर है उससे डिविजिबल नहीं, बिकॉज 37 इज अ प्राइम नंबर। तो हम इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। सो लेट मी टेक माई कैलकुलेटर, ठीक है। सो इसके अंदर मैं ले लेती हूँ 75 इंटू 35, तो हमारे पास आ जाएगा 2625/100
प्लस 25 इंटू 37, ये हमारे पास आ जाएगा 925/100। ठीक है, इन दोनों को प्लस कर दें हम लोग 2625, तो हमारे पास आ रहा है 3550 होल अपॉन 100, कॉमन एलसीएम आ जाएगा। ठीक है, 0 0 कैंसिल आउट, क्या आया 35.5। अब आप मुझे बताइए हम क्लोरीन का मास कितना लेते हैं, 35.5 भी तो लेते हैं ना, आ गया हमारे पास, तो दैट इज द एवरेज एटॉमिक मास, ऐसे निकालना है। ठीक है, इन शॉर्ट बहुत प्यारा सा हम लोगों ने यहाँ पे परसेंटेज, कोई भी नंबर का परसेंटेज निकालने का तरीका हम लोगों ने, ये आपने 7th स्टैंडर्ड में सीखा होगा। ठीक है, तो बेसिक मैथ्स के हिसाब से तो जो परसेंटेज दिया जाता है और जो आपको मास दिया जाता है उसके बीच का मल्टीप्लाई कर लो, प्लस में जो दूसरा परसेंटेज जो मास है उसके बीच का मल्टीप्लाई कर लो, जो भी आंसर है एड ऑन, दैट्स इट। ठीक है, तो चलो अब इसको आप नोट डाउन कर लो और हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। ठीक है, और उसके बाद फिर हम चलेंगे नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो एक एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं कि आपके पास अगर एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो कैसे पूछा जाएगा। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ, सो जस्ट नोट इट डाउन बच्चों। तो देखो भी क्वेश्चन आपके सामने है, क्या क्वेश्चन कह रहा है, द रिलेटिव अबंडेंस ऑफ 3 आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन C12, C13, C14 आर 98.892%। ठीक है, तो C12 का जो परसेंटेज अवेलेबल होता है वो 98.892% होता है। ठीक है, C13 का 1.108% और C14 का 2 × 10⁻10% अवेलेबल होता है, मतलब कि बहुत कम हुआ, 0.00002 ऐसे करके। ठीक है, सो इफ द रिलेटिव एटॉमिक मास, अब इनका जो रिलेटिव एटॉमिक मास है वो दिया हुआ है, कार्बन 12 का 12.00, कार्बन 13 का 13.00335 और कार्बन 14 का 14.00317। ठीक है, तो अब हमें कहा गया कि आप इनका एवरेज एटॉमिक मास निकालो। ठीक है, तो एक बार मैं थोड़ा टेबल बना के खुद को क्लेरिफाई कर लूँ कि भाई दिया क्या क्या हुआ है। तो पहला मेरा टेबल में आएगा आइसोटॉप, ठीक है, फिर आएगा अबंडेंस परसेंटेज एंड देन एटॉमिक मास। ठीक है, आइसोटॉप 12 की बात हो रही है, आइसोटॉप 13 की हो रही है, आइसोटॉप 14 की बात हो रही है। परसेंटेज कितना बोला गया है, 98.892, इसका बोला गया है 1.108 और इसका कहा गया है 2 × 10⁻10। ठीक है, मास कितना दिया हुआ है 12.00, ये दिया हुआ है 13.00335 और ये दिया हुआ है 14.00317। ठीक है, क्लियर। अब मैंने आपको क्या बताया था बेटा, एवरेज एटॉमिक मास के लिए हम क्या करेंगे, इन सब का परसेंटेज और ये जो यूनिट है, जो मास है, उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा 98.892 परसेंटेज। ठीक है, अब परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 12। ठीक है, अच्छा अब ये परसेंटेज हटाकर मैं अपॉन में 100 लिख दूँ, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। ठीक है ना, एक स्टेप फिर मुझे बाद में लिखना पड़ जाएगा, तो मैंने इसके इसी में लग दिया। अब हम लोग साइंस में हैं तो इतना तो हम लॉजिक लगा ही सकते हैं। चलो, प्लस 1.108%, तो 1.108 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय कितना है 13.00335, है ना, पूरे में 100 लिख दो, क्या दिक्कत आती है। फिर आएगा प्लस थर्ड वाला कितना है 2 × 10⁻10, 2 × 10⁻10 अपॉन में 100 लिख दिया, मल्टीप्लाई बाय 14.00317। ठीक है, तो चलिए अब उठा ले कैलकुलेटर और कर दें सॉल्व इसको। तो सबसे पहला क्या है 98.892 मल्टीप्लाई बाय 12, सो कितना आया 1186.704 अपॉन में 100 प्लस 1.108 मल्टीप्लाई बाय 13.00335, कितना आ गया इसका 14.4077118 डिवाइड बाय 100 प्लस, अब देखो ठीक है, इसको आगे रहने देते हैं, 2 को मैं मल्टीप्लाई कर लेती हूँ मैं इसको। सो 2 मल्टीप्लाई बाय 14.00317, ओके, प्लस नीचे लिख दे रही हूँ मैं 28.00634 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 10⁻10।
ठीक है, क्लियर हुआ इतना? तो बच्चा देखो भी इन सब के अपॉन में 100 100 100 है, ठीक है। ये 10⁻10 साइंटिफिक नोटेशन में हम आपको पता है ना, हम इसको लाइक काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। तो इसके लिए इसको हम लोग साइड में रख देते हैं। तो अब इन तीनों का प्लस कर लेते हैं हम लोग। सो क्या है 1186.704 प्लस 14.40771118 प्लस 28.00634। ओके, तो इस सब का टोटल आ रहा है हमारे पास 1229.118 समथिंग लाइक दैट। अपॉन में क्या हो जाएगा 100, ठीक है। अब ये 100 का लगी डेसिमल यहाँ पे ले लूँ, कितना हो जाएगा 12.29, पीछे नंबर गया। अच्छा, अब आप लोगों को याद है साइंटिफिक नोटेशन को राउंड ऑफ करना, ठीक है। राउंड ऑफ करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये +1 आएगा 3, तो 3 तो 5 से कम ही होता है। तो अप्रोक्सीमेट क्या ले लिया हम लोगों ने, इसका एवरेज मास क्या ले लिया 12U ले लिया। इसके लिए हम कार्बन का जो मास है वो कितना लेते हैं बेटा 12 एटॉमिक यूनिट लेते हैं। बात समझ में आई? तो इस तरीके से एवरेज निकाला जाता है। ओके, तो इसको लिखो जल्दी से, फिर हम लोग चलेंगे अभी नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। अभी हम लोग कर रहे हैं नेक्स्ट सेगमेंट की शुरुआत, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। ओके, दैट इज द मॉलिक्यूलर मास। तो मॉलिक्यूलर मास क्या होता है? देखो मॉलिक्यूल क्या होता है, बेसिकली एटम्स को मिलाकर जो एक क्वांटिटी बनती है, जो एग्जिस्ट करती है इन द नेचर, उसको हम लोग कहते हैं मॉलिक्यूल, है ना। और उसके मास को हम क्या बोलेंगे, मॉलिक्यूलर मास। सिंपल सी बात है। जैसे कि अब नॉर्मल हमें पता है कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ये एटम्स हैं, ये जब एटम आपस में जुड़ जाएंगे तो हम लोगों को मिल जाएगा H2O, मतलब कि हाइड्रोजन एटम और ऑक्सीजन एटम मिलाकर H2O देते हैं। तो ये H2O एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। लिटरली हम उसको देख पाते हैं, हम उसको छू पाते हैं, हम उसको यूज़ कर पाते हैं। तो वो चीज़ जो नेचर में एग्जिस्ट करती है उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल, ठीक है। जब बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है उसको हम कंपाउंड बोलते हैं, ठीक है। जैसे आप यूँ समझो कि जब बारिश गिरती है तो बारिश की एक बूंद जो है ना वो मॉलिक्यूल हो गई, है ना। और पूरी की पूरी बारिश के इतने सारे मॉलिक्यूल्स का इकट्ठे करोगे तो आपको क्या मिलेगा, वाटर, लाइक कंप्लीट बल्क अमाउंट। बात समझ में आई? नमक है तो नमक का एक दाना अगर आप ले रहे हो तो उसको हम लोग कहेंगे यहाँ पर मॉलिक्यूल, और पूरे के पूरे नमक जो आप ले रहे कटोरी के अंदर उसको हम कहेंगे कंपाउंड। पॉइंट क्लियर हुई? देखो ये ऐसी स्टडी है ना, एटम मॉलिक्यूल कंपाउंड, ऐसी स्टडी बच्चे घूम जाते हैं। और मुझे इसमें घुमाने का कोई सेंस लगता नहीं है, क्योंकि देखो इसके बेस पे कोई सवाल आने वाला है नहीं, ठीक है। कुछ इसमें आपसे कोई अतरंगी कोई क्वेश्चन पूछेंगे नहीं, तो मैं भी आपका दिमाग चाटने के लिए रेडी नहीं हूँ, ठीक है। मुझे नहीं इच्छा है कि मैं आपको ऐसी कोई चीज़ें बताऊँ और खुद को प्रूव करूँ मुझे देखो इतना डीपली आता है, जब कोई सेंस ही नहीं बनता है। तो इसका सिंपल तरीका है, दिमाग में बैठा दो कि भैया एटम जो है वो हम देख नहीं पाते हैं। जब वो एटम्स एक साथ जुड़ जाते हैं तो मॉलिक्यूल बन जाता है, और जब मॉलिक्यूल्स का ग्रुप जुड़ जाता है तो कंपाउंड बन जाता है, जिसको हम यूज़ करते हैं। तो मॉलिक्यूल एग्जिस्ट करता है तभी कंपाउंड एग्जिस्ट करता है। तो एक एग्जिस्टिंग फॉर्म में जो चीज़ अवेलेबल होती है उसको हम कहेंगे मॉलिक्यूल, बहुत सिंपल शब्दों में, ठीक है। तो अब बेसिकली मॉलिक्यूल मास क्या हो जाएगा, तो सिंपल सी बात है, इट इज़ नथिंग बट द सम of atomic masses of atoms of elements, वो एलिमेंट्स के जो एटम्स हैं, ठीक है, एटम्स ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, कहाँ से लंबा बढ़ते हैं। तो बेसिकली सम ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द एटम्स, ठीक है, ऑफ एलिमेंट्स के एटम है उनके एटॉमिक मास को प्लस करते तो उसको हमें मॉलिक्यूलर मास मिलता है। अब एटॉमिक मास का यूनिट क्या होता है, यू, तो इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, सीधी सी बात है, इसका भी यूनिट क्या हो जाएगा, यू बोलो या तो फिर AMU बोल दो, एक ही बात है, क्या फ़र्क पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे हम एग्जांपल ले लें यहाँ पर H2O मॉलिक्यूल आ गया, कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल आ गया, NH3 मॉलिक्यूल आ गया, ग्लूकोज C6H12O6 वो मॉलिक्यूल आ गया, ठीक है। नहीं से मॉलिक्यूल तो है, बस इनके मासेस को प्लस करते जाओ। अब ये भी आपने 9th में किया था, ठीक है। आप ये चीज़ देखो, आपको पता चलेगा कि ज़्यादातर चीज़ें 9th और 10th से ही बिलोंग करती हैं, ठीक है। इसके लिए तो चैप्टर का नाम ही है सम बेसिक कॉन्सेप्ट, तो हम पहले बेसिक क्लियर कर रहे हैं, तो आपको वो चीज़ें जानी पहचानी लगी जाएंगी, तो हम बस इसको फटाफट से रिवाइंड कर रहे हैं। तो H2O, अब इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 इंटू हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है इसके लिए, प्लस 1 ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन है। हाइड्रोजन का मास कितना होता है, 1 होता है,
तो 2 × 1 ऑक्सीजन कितना होता है 16 होता है, ये हमने पहले वाले सेशंस में कवर अप किया था। 2 + 16 कितना हो जाएगा 18U। ठीक है, यहाँ पे हम बात करते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, तो C + 2 ऑक्सीजन हो गए, कार्बन का 12 होता है और 16 हम ऑक्सीजन का ले लेते हैं। एंड यू नो नाउ यहाँ पे आपको जो टर्म समझ में आया होगा ये आएगा कि हम लोग जो 16 ले रहे हैं, ये 1 ले रहे हैं, दीज आर द एवरेज एटॉमिक मास। ठीक है, बचपन में 9th तक हम लोगों को लगता था कि ये एटॉमिक मास है, बट अब पता चल गया कि ये एवरेज एटॉमिक मास है। ये थोड़ा डिफरेंस हम लोगों ने देखा। ठीक है, तो चलिए 12 + 32 कितना हो जाएगा 44U। डन, क्लियर। अमोनिया की बात कर लेते हैं हम लोग। अमोनिया में क्या आ जाएगा नाइट्रोजन + 3 हाइड्रोजन। नाइट्रोजन का होता है 14 और 3 × 1, तो 14 + 3 कितना हो जाएगा 17U। ठीक है, बात करते हैं हम लोग यहाँ पे कार्बन कितने हैं 6, 12 हाइड्रोजन और 6 ऑक्सीजन। ओके, तो 6 × 12 + 12 × 1 + 6 × 16, सो कितना हो जाएगा ये 72 + 12 + 6 6 या 36, दैट इज़ 96। प्लस कर लेते हैं हम लोग इसको, कितना हो जाएगा 72, 12 और 96 10। ओके, 9 10 एंड 18 कितना हो जाएगा 180U। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये हमारा निकल गया मॉलिक्यूलर मास, सिंपल। अब यहाँ पर एक हम लोग, ये टर्म क्लियर हुआ। ठीक है, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, इसको लिख दो, फिर इसी के अंदर मैं आपको एक टर्म समझा देती हूँ। ठीक है, जल्दी से लिखो। ओके, अब आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगा, आपके पास नेक्स्ट टर्म आएगा, क्या आएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, क्या हो जाएगा GMM, क्या हो गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। मतलब क्या, तो हमने मॉलिक्यूलर मास निकालना सीख लिया ना, बस इसको अगर आप रिप्रेजेंट कर रहे हो ग्राम के अंदर तो हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास। तो इतना क्या अपने को हेडेक लेने का। ठीक है, तो सिंपल अगर हम कहें तो इसी को ही निकालने का तरीका जो होगा, इसमें हम क्या लिखोगे 18G, तो ये बन गया ग्राम मॉलिक्यूलर मास। ये हो जाएगा 44G। ठीक है, ये हो जाएगा 17G और ये हो जाएगा 118G। समझ में आया जी। देखो आप बहुत जगह पे यूट्यूब भरा पड़ा है। ठीक है, आप बहुत सारे लेक्चर देखोगे, बहुत सारे लोग ऐसे बताते भी होंगे, आपके स्कूल में भी बहुत ज़्यादा डिटेल में बताएंगे कि देखो इसको इसे काट लिया, इसको ये कर लिया, वो कर लिया। अब बेसिकली एग्ज़ाम में इसमें से इतना कोई हार्ड कोड सवाल आता ही नहीं है जिसमें मैं आपका दिमाग चाटू बैठ कर कि देखो ऐसा करना है, ऐसा करना है। डीप नॉलेज इट्स ओके, बट यहाँ पर अभी इतना कोई सेंस बनता नहीं है। ठीक है, आप जब आगे स्टडी करोगे तो ये आपकी चीज़ें, ये सारी चीज़ें आपको चुन्नू मुन्नू लगेंगी। ठीक है, ये है क्या और मैम ने क्यों हमारे 15 मिनट वेस्ट कर लिए इसके अंदर। तो सिंपल सी बात कर रही हूँ, जब भी आपसे पूछा जाए फाइंड द ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ एनी मॉलिक्यूल, सिंपल उसका मास यूँ निकाल देना, वहाँ पे G लगा देना, बस खत्म। ठीक है, डिफाइन करने को कभी नहीं बोलेंगे, कभी नहीं आएगा। इसका डिफाइन क्यों देंगे, बहुत सारी चीज़ें डिफाइन देने के अंदर। अच्छा, अगर चलो फिर भी कुछ होता है तो आप इसमें क्या लिख देना, इट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ठीक है, मॉलिक्यूल के 1 मोल का जो मास आप लोगे, ठीक है, दैट इज, अब ये क्या है, ये 18 ग्राम इज नथिंग बट पर मोल, सीधी सी बात है। ठीक है, अब आपने प्रीवियस लेक्चर देखा, उसमें हम लोगों ने, इसमें मैंने डिस्कस ऑलरेडी कर भी लिया था। तो अगर मैं यहाँ पे पर मोल लिख दूँ तो ये क्या हो जाएगा 18 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो गया 44 ग्राम पर मोल, यही है ना, और तो कुछ है ही नहीं। ठीक है, तो मोल भी यही है, मोल में जितना ग्राम आ रहा है दैट इज द पर ग्राम, और इसको हम कहेंगे ग्राम मॉलिक्यूलर मास। क्लियर हुआ, फंडा समझ में आया ना। ठीक है, तो इसमें और कुछ ज़्यादा है नहीं। तो चलो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर, दैट इज द फॉर्मूला मास यूनिट। ओके, तो उसमें तरीका तो यही करने का, पर इसमें थोड़ा सा चेंज है समझने के लिए, करने के लिए नहीं, करने का तरीका यही है। तो इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम चलते हैं। इसको नोट डाउन किया आपने, शायद कर भी लिया होगा। तो चलो फटाफट से हम लोग चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। सो बच्चों, अभी हम कर रहे हैं फॉर्मूला यूनिट मास। ओके, यहाँ तो फिर अब इसमें ही मैं साथ साथ लिख देती हूँ ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास। ठीक है, अब सिंपल एक चीज़ बताऊँ मैं आप लोगों को, वो ये है कि फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर जो हमारे पास सब्सटेंस अवेलेबल होता है, या जो हमारे पास मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है, ठीक है, सब्सटेंस लिख दो, मॉलिक्यूल एक ही बात है। ठीक है,
तो जो मॉलिक्यूल अवेलेबल होता है वो किस फॉर्म में होता है बेटा, वो होता है आयोनिक फॉर्म में। किस फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में। अगेन क्लास 10th की बात याद कर लो तो पता है एक था ना कोवेलेंट बॉन्ड, आयोनिक बॉन्ड, चैप्टर 3 के अंदर मेटल्स के अंदर हम लोगों ने आयोनिक किया था, चैप्टर 4 कार्बन वाला जो चैप्टर था उसमें हम लोगों ने कोवेलेंट बॉन्ड किया था, याद आया ना, ठीक है। तो जो हमने नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास देखा था ना वो कोवेलेंट एंड मैनी मोर दिस काइंड ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए वैलिड होता है, ठीक है, वैलिड तो इसके लिए भी होता है, बट द पॉइंट इज है कि इसे नाम का डिफरेंस है। फॉर्मुला यूनिट मास में हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन कंपाउंड्स की जो आयोनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है, जो प्लस और नेगेटिव आयन से मिलके बनते हैं। तो सीधी बात है आयोनिक कंपाउंड्स के अंदर आपके पास एक हो जाएगा प्लस चार्ज वाला और एक हो जाएगा माइनस चार्ज वाला, ठीक है। तो जैसे कि बात करते हैं हम लोग NaCl। अब NaCl क्या है बेटा, हमें पता है ना NaCl इज आयोनिक कंपाउंड, Na प्लस और Cl माइनस, ठीक है। इसका मास कैसे निकालेंगे हम लोग, Na प्लस Cl। एटॉमिक मास Na का कितना है 23, Cl का कितना है 35.5, कितना आ गया 58.5 U। अब आप मुझे बताओ अगर आप सिर्फ यहाँ पे ध्यान दो तो आपको क्या डिफरेंस लगा, कोई डिफरेंस नहीं लगा, जो हमने मॉलिक्यूलर मास निकाला वही तो है, स्टेप तो पूरा वही है, कुछ चेंज ही नहीं है, ठीक है। फर्क सिर्फ इतना है कि ये जो हमने कंपाउंड लिया है वो कैसा कंपाउंड है, आयोनिक कंपाउंड है, दैट्स इट, बस यही डिफरेंस है और कुछ नहीं है, ठीक है। मैं आपका और क्या सर खाऊं, कोई इसमें मतलब नहीं बनता है। और ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास के अंदर ग्राम, आप खुद सोच लो मैम क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 58.5 ग्राम, दैट्स इट, खत्म, और कुछ नहीं है, ठीक है। सो अब एक लास्ट पॉइंट कंसिडर कर लेते हैं रिगार्डिंग द मास और फिर सीधा चलेंगे हम लोग मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर। तो अब हमारे पास आ रहा है एक और मास को लेकर हम चल रहे हैं। देखो एटॉमिक मास देख लिया, एवरेज एटॉमिक मास देख लिया, ग्राम एटॉमिक मास देख लिया, मॉलिक्यूलर मास देख लिया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास देख लिया, फॉर्मूला यूनिट मास देख ले लिया, ग्राम फॉर्मूला यूनिट मास देख ले लिया, उफ इतने सारे देख लिए। अब लास्ट देखना है मोलार मास। क्या देखना है, मोलार मास। और मैं आपको एक बात बताऊं, ये जो बोर्ड रब करने से पहले जो आपने लिखा था ना दैट इज द मोलार मास, और तो क्या है, ठीक है। अब मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपसे कहा था ना कि भैया H2O का आप मास निकालोगे तो आपने निकाला, ठीक है, 1 ले लिया, 16 ले लिया, ठीक है, क्या हो जाएगा 18। अगर 18U लिख देते हो तो ये हो जाएगा मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास। अगर 18G लिख देते हो तो ये हो जाएगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास, बिंगो, क्लियर। अगर आप यहाँ पे 18 ग्राम पर मोल लिख देते हो, क्या लिख देते हो 18 ग्राम पर मोल, तो ये क्या हो जाएगा मोलार मास। बस आज डिफरेंस 6, बीजो कोई डिफरेंस नहीं आवा, समझ में आया, ठीक है। GSCB वाले बच्चों के लिए हूँ तो फील होना चाहिए ना, हम गुजरात के बच्चे हैं, ओके। सो दैट्स द पॉइंट, और कुछ है ही नहीं, क्या बताऊँ मैं इसके अंदर आपको। सो U मॉलिक्यूलर मास, ग्राम, G ग्राम पर मोल, दैट इज द मोलार मास, ओके। तो इसका मतलब ये है कि एक मोल के अंदर, ठीक है, एक मोल के अंदर 18 ग्राम जितना H2O अवेलेबल होता है। अब थोड़ा सा इसमें मैं डिटेल में जाना पसंद करूँगी क्योंकि मेरे पास कई बार बच्चों का कन्फ्यूजन आता है कि वो है ना, वो मोल क्या है ना वो समझ ही नहीं पाते हैं, ये मोल क्या है ना वो समझ नहीं पाते हैं। हालांकि अभी वही स्टार्ट करेंगे मोल कॉन्सेप्ट ही, थोड़ा सा हल्का बता देती हूँ मैं भी, ठीक है। देखो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताऊँ, अगर आप, ठीक है, अगर आप 1 डज़न बनाना लेते हो तो कितने पीस आएंगे, 12। अगर आप 1 डज़न चीकू ले रहे हो तो कितने पीस आएंगे, 12। बात समझ में आई, ठीक है। मैंने क्या बोला, अगर आप समझना, बहुत प्यारा सा कॉन्सेप्ट है, टेंशन लेना ही मत। अगर आप 1 डज़न बनाना ले रहे हो तो बच्चा कितने पीस आएंगे, आप बोलोगे मैम 12 पीस आएंगे ना, सीधी सी बात है, ये तो बचपन में सीखा था कि 1 डज़न में 12 पीस होते हैं। और अगर आपने 1 डज़न चीकू ले लिया तो भी कितने पीस आ जाएंगे, 12 पीस आएंगे, है ना। बट परंतु इसको मैं अगर वजन करूंगी, मैंने अगर इसको बैलेंस, बीम बैलेंस पे रखकर मैंने इसको वजन किया तो क्या इन दोनों का जो वजन होगा, इन दोनों का जो वजन होगा, जो वेट होगा वो सेम होगा, नहीं, वो तो सेम नहीं होगा। केले का मास अलग होगा, उसका मास अलग होगा, बात समझ में आई, ठीक है। बट दोनों के अंदर पीसेस कितने हैं, 12 हैं, दैट्स द पॉइंट, ठीक है। जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा कि 1 मोल, ठीक है, तो 1 मोल सुनना, 1 मोल के अंदर वाटर का ग्राम कितना है, 18 ग्राम। मैं ये NaCl ले लूँ, यहीं पे एग्जाम्पल ये NaCl का ले लेती हूँ। NaCl इज 58.5 ग्राम पर मोल। अगर मैं इसको मॉलिक्यूलर मास, मोलार मास में करती हूँ तो 1 मोल में कितना ग्राम है, 58.5।
समझ रहे हो? जैसे कि एक डजन में बनाना का मास हम ले लेते हैं, समझो ना, एक डजन में बनाना का मास ले रहे हैं 12 kg, मान के चलो ना कौन सा वजन करना है, और एक डजन चीकू में हम लोग ले लेते हैं 15 kg, ठीक है, मान के चलो। तो इसका मतलब क्या हो गया कि एक डजन के हिसाब से, एक डजन में पीस कितने हैं, 12 पीसीज, पर इनका वजन अलग अलग है। सिमिलरली ये जो मोल है इसको आप डजन दिमाग में रखो, ठीक है। तो एक डजन में H2O का मास कितना है, वजन कितना है, 18 ग्राम, और इस एक डजन में, मोल डजन के साथ कांटेक्ट में रखो, तो एक मोल के अंदर NaCl, मतलब कि एक डजन में NaCl का मास कितना है, 85.5 ग्राम, पता चला, ठीक है। नाउ एक मोल के अंदर बेटा, एक मोल के अंदर हमेशा 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होते हैं। ध्यान दे देना, ध्यान दे देना। 1 मोल के अंदर कितने एटम अवेलेबल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होते हैं। जिस तरीके से एक डजन में 12 पीस अवेलेबल होते हैं, फिर आप चीकू ले लो, बनाना ले लो, एप्पल ले लो, कुछ भी ले लो, एक डजन में 12 पीस अवेलेबल होंगे, उस तरीके से एक मोल में कितने पीस अवेलेबल होंगे इन टर्म्स ऑफ एटम, 6.022 इंटू 10⁻23। बात समझ में आई, अच्छे से क्लियर हो गई? मैं यही तो मोल कॉन्सेप्ट है, और तो क्या है, ठीक है। साथ में हमने कर लिया। सो दोबारा शांति से बता रही हूँ मैं अभी। तो शांति से ये बात है कि हम लोग जब केमिकल्स के साथ वजन करते हैं या क्या, तो उस टाइम पे हम ना मोल में केमिकल को लेते हैं। किस में लेते हैं बेटा, मोल में लेते हैं। द SI यूनिट हमने स्टार्टिंग के फर्स्ट लेक्चर में किया था ना, SI यूनिट्स, तो मैंने बताया था नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के अंदर या मास ऑफ केमिकल्स के अंदर हम लोग N लेते हैं, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स हम मोल्स लेते हैं। तो मोल्स के अंदर ये बच्चे कंफ्यूज जाते हैं, करने का क्या, समझना क्या, बहुत कॉन्सेप्ट उनको समझ नहीं आता। तो मैं दोबारा से आपको क्विक रिवीजन दे देती हूँ इस चीज़ का। तो इसके अंदर द पॉइंट इज़ दैट बेटा कि आप ना बहुत, हम जो रियलिटी में जो चीज़ करते हैं ना उसके साथ कंपेयर करो। तो रियलिटी में आपको डजन पता है क्या होता है, ठीक है। चलो जैसे मैंने यहाँ पे चीकू ले लिया, मैं चीकू ना लेकर मैं पेंसिल्स लूँ, 1 डजन पेंसिल में, लाइक 1 डजन पेंसिल्स में कितने पीस आएंगे, 12 पीस आएंगे, ठीक है। तो अब अगर मैं यहाँ पे पेंसिल लिख देती हूँ, अगर मैं यहाँ पे पेंसिल्स लिख देती हूँ, तो 1 डजन पेंसिल्स में 12 पीस आएंगे, तो इनका वजन तो कितना कम होगा, 18 ग्राम भी नहीं, 15 kg भी नहीं होगा, ठीक है, मात्र लाइक इतना भी नहीं होगा, बट ठीक है चलो 1 kg मान के चल रहे हो, ठीक है। तो कितना आ रहा है, 1 kg आ रहा है, और एक डजन बनाना कितना आ रहा है, 12 kg आ रहा है। डिफरेंस हुआ, वजन में डिफरेंस हुआ, नंबर ऑफ पीसेस सेम है। उस तरीके से आप अगर H2 लेते हो तो उसके अंदर एटम कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स। अगर आप NaCl ले रहे हो तो उसके अंदर एटम्स कितने होंगे, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स, ठीक है। तो जिस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ पीसेस सेम है, उस तरीके से यहाँ पे नंबर ऑफ एटम्स सेम है। जिस तरीके से यहाँ पे दोनों क्वांटिटी का वजन अलग अलग है, उस तरीके से इन दोनों क्वांटिटी का वजन जो है वो अलग अलग है। दैट इज अ मोल कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये मैंने आपको इस तरीके से आपको थोड़ा सा रिलेट करवाया। आगे पूरा लेक्चर लेना है मुझे, तो इसको थोड़ा सा जो भी आपको लगे थोड़ा सा आप इसके नोट्स लिख दीजिए, फिर हम लोग चलते हैं हमारे एक्चुअली मेन मोल कॉन्सेप्ट के ऊपर, जिसमें हम आपको कैलकुलेशंस बताएंगे। मैंने तो समझा दी कैलकुलेशन कैसे करना है, सॉल्व कैसे करना होता है उसको लेकर। सो नोट इट डाउन बच्चा। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज अ मोल कॉन्सेप्ट, जिसका मैंने आपको बेस तो जस्ट बता ही दिया, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको दिमाग में रखनी है, तो देखो जैसे सबसे पहले अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए आए, ठीक है, जैसे कि आपको यहाँ पर एक कटोरी नमक की दी हुई है और आपसे कहा जाए कि ये जो कटोरी में जो मास है वो कितना मोल है ना, वो कितना मोल है वो बताओ। तो देखो एग्जाम्पल दूंगी मैं, टेंशन मत लेना, पर इसका समझ यहाँ पर। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए हमें क्या होता है, हमें उस सब्सटेंस का गिवन मास दिया हुआ होता है और उसको हमें डिवाइड करना होगा मोलार मास से, तो आपको वहाँ पे मिल जाएगा नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल भी साथ साथ करते जाओ, हल्का फुल्का एग्जाम्पल दे रहे हो, फिर तो अपन हमारे लेवल 11th लेवल के हिसाब से करेंगे, नो डाउट, ठीक है। जैसे कि आपको दिया जाता है फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ 409.5 ग्राम ऑफ NaCl।
ठीक है। तो आपको NaCl दिया है, कितना दिया हुआ है 409.5 ग्राम दिया हुआ है। कह रहे हैं कि ये जो ग्राम है ना वो कितने मोल्स होगा वो बताओ। कोई नहीं, बहुत ईजी है। देखो पहले तो आप ना NaCl का मोलार मास निकाल दो। तो मोलार मास ऑफ NaCl क्या हो जाएगा, Na का होता है 23, Cl का होता है 35.5, प्लस करोगे तो 58.5 ग्राम पर मोल। ठीक है, क्लियर। तो अब यहाँ पे ना नंबर ऑफ मोल्स निकालने को बोला है। तो नंबर ऑफ मोल्स मैंने क्या बताया, गिवन मास कितना है जो हमें दिया हुआ है 409.5 अपॉन मोलार मास कितना है 58.5। डेसिमल रिमूव कर लूँ तो 4095 अपॉन 58.5। इसको अगर मैं काटूँ तो 5 का है, 7 का टेबल से लग जाएगा, तो ये लग गया 7। ठीक है, तो कितना है बच्चा 7 मोल्स। तो आप बोलोगे कि ये जो मास है NaCl का कितने मोल्स है, 7 मोल्स है। समझ में आया किस तरीके से करना है, ऐसा है। ठीक है, तो ये बेसिकली लॉजिक लगता है। फिर हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको ये पूछा जा रहा है कि नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस, नंबर ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल्स या आयंस निकालना है तो कैसे निकालोगे, सिंपल, ये जो हमने लिखा ना गिवन मास अपॉन मोलार मास मल्टीप्लाई बाय क्या कर लोगे, एवोगैड्रो नंबर, सिंपल। ठीक है, अब गिवन मास और मोलार मास क्या है, ये तो और कुछ नहीं नंबर ऑफ मोल्स ही है। तो हम ऐसा भी लिख सकते हैं यहाँ पे दैट नंबर ऑफ मोल्स जितना भी आया मल्टीप्लाई बाय एवोगैड्रो नंबर क्या होता है 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक है, अगर आप इसे मल्टीप्लाई कर लोगे तो आपको जो पूछा जाए, एटम्स पूछा जाए, आयंस पूछा जाए या मॉलिक्यूल्स पूछा जाए, बात तो एक ही है। ठीक है, वो आपका आ जाएगा। तो जैसे कि ये वाला क्वेश्चन है और इसमें अगर मैं अब आपसे क्वेश्चन पूछूं कि इसके अंदर नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे, ये जो आपके पास NaCl है, ठीक है, 400 ग्राम के आसपास, इसका नंबर ऑफ एटम्स बताओ कितने होंगे। तो आपने मोल निकाल दिया कि 7 मोल्स हैं। इस 7 मोल्स को, ठीक है, 7 मोल्स को आप मल्टीप्लाई कर लोगे 6.022 इंटू 10⁻23 के साथ, तो आपको नंबर ऑफ एटम्स पता चल जाएंगे। तो जैसे कि मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, 7 2 ज़ा 14, 1 कैरी 15, कितना हो जाएगा 6 7 ज़ा 42 होता है ना, हाँ 42 इंटू 10⁻23। आप बोलोगे मैम एटम्स उसके अंदर अवेलेबल है। बात समझ में आई, दिस इज द मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, यही है। तो इन शॉर्ट अगर मैं यहाँ पे नोट लिख दूँ तो नोट ऐसा बन जाएगा दैट 1 मोल कंटेन्स 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स आयंस। इसको हम कहते हैं एंटाइटीज। क्या बोलते हैं बेटा, एंटाइटीज, एटम्स आयन मॉलिक्यूल। मैं हर बार तीनों लिखूँ, इस बटन में मैं क्या लिखूंगी, एंटाइटीज। ठीक है, कुछ भी पूछा रहा है, एक ही कॉन्सेप्ट है, तरीका एक ही है। तो एक मोल में इतना है तो जितने मोल आ जाए उसको मल्टीप्लाई कर दो, ये है मोल कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलो अब ना पहले अब इसको नोट डाउन कर लो, फिर इसके बेसिस पे हम थोड़े बहुत एग्जाम्पल कर लेते हैं, सो दैट आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाए इसको लेकर। आइए बच्चों क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ मोल्स एंड द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं इन 4.4 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, सो यहाँ पे आपको गिवन मास कितना दिया हुआ है, गिवन मास है 4.4 ग्राम। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड है तो उसका हमें मोलार मास निकालना होगा। मोलार मास ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड कितना हो जाएगा, 44 ग्राम होगा। 12 + 2 16 = 32, 44 ग्राम पर मोल। ठीक है, ये हो जाएगा। हमें कहा है कि नंबर ऑफ मोल्स निकालो फर्स्ट। तो नंबर ऑफ मोल्स के लिए क्या फॉर्मूला था बेटा, गिवन मास अपॉन मोलार मास। गिवन मास कितना है 4.4, मोलार मास कितना है 44। 44 ये पॉइंट को नीचे लिख दिया 1/10, क्या हो जाएगा 1/10 मतलब कि 0.1 मोल, है ना, कितना आया 0.1 मोल। अभी कह रहा है कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालो। तो मैंने अभी आपको क्या बताया फॉर्मूला के अंदर कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस कुछ भी पूछा जाता है तो उसके लिए नंबर ऑफ मोल्स के साथ आप मल्टीप्लाई कर लोगे एवोगैड्रो नंबर। तो यहाँ पे है 0.1 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, 6.01। ठीक है, तो अब आपके पास दो ऑप्शन, लाइक अगर आप इसको हटा देते हो तो 1/10 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23, ये 10 और ये कट गया तो कितना बचेगा 22। तो कितने
मॉलिक्यूल्स अवेलेबल हैं, मॉलिक्यूल्स ना 6.022 इंटू 10⁻22 मॉलिक्यूल्स, ठीक है, दैट्स इट। सो 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन 4.4 ग्राम ऑफ CO2, ठीक है बेटा, डन। तो चलो इसको लिखो, फिर हम लोग एक और एग्जाम्पल सॉल्व कर लेते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, इन सब में हमें नंबर ऑफ एटम्स निकालना है। तो आइए देख लेते हैं। जैसे पहला वाला है नंबर ऑफ 52 मोल्स ऑफ He, 52 मोल्स ऑफ हीलियम में कितने नंबर ऑफ एटम्स अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर हमारे पास गिवन मास है, सॉरी मोल्स दिया हुआ है ना, ओके। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर ऑफ मोल्स, ओके, नंबर ऑफ मोल्स हमें दिए हुए हैं 52, ठीक है। और हमें पता है कि एक मोल के अंदर कितने एटम्स होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23 एटम्स अवेलेबल होते हैं, एटम्स, हाँ एटम्स अवेलेबल होते हैं। तो 52 मोल के अंदर कितना हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा मतलब कि ये x हो गया, बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 52 मल्टीप्लाई बाय 6.022 इंटू 10⁻23, ओके, इनको मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग। सो कितना हो जाएगा 52 इंटू 6.022, तो ये हो गया हमारे पास 313.144 इंटू 10⁻23, साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट कर लेंगे तो इसको ले लेंगे हम पीछे की तरफ, क्या हो जाएगा 3.13, 144 जाने दूँ, चलो 144 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा, 2 नंबर है ना 25, ठीक है। सो अप्रोक्सीमेटली हम क्या लिख सकते हैं, इसको हटा दो तो 3.13 इंटू 10⁻25 एटम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, ठीक है ना बच्चों। नेक्स्ट नंबर 2, 52 AMU ऑफ He, ओके, AMU इज द एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। तो बेसिकली 1 एटम ऑफ He का कितना मास रहेगा, 4U रहता है, ठीक है। तो हमें कहा गया है 52, ओके, यहाँ 4 AMU लिख दूँ क्योंकि उन्होंने यहाँ पे AMU दिया हुआ है। तो 52 AMU मतलब कि कितने नंबर ऑफ एटम्स हो जाएंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है। सो देयरफॉर नंबर ऑफ एटम्स He contains in 52 atomic mass unit is equals to 52, यहाँ मल्टीप्लाई होगा 52 और डिवाइड में 4, कितना हो जाएगा 13 एटम्स जो हैं वो 52 एटॉमिक मास यूनिट के हीलियम में अवेलेबल होंगे। मतलब कि 13 हीलियम के 13 एटम्स को आप जब वजन करोगे तो आपको कितना मिलेगा 52 AMU, ठीक है। फिर हम बात करते हैं थर्ड नंबर की, क्या बोल रहा है 52 ग्राम ऑफ हीलियम, ग्राम दिया हुआ है ना हम लोगों को, ओके। सो हमें दिया हुआ है गिवन मास 52 ग्राम, ठीक है, दैट इज पर मोल, ओके। गिवन मास है 52 ग्राम और मोलार मास ऑफ हीलियम कितना है 4 ग्राम पर मोल, ठीक है। सो देयरफॉर क्या हो जाएगा, फॉर्मूला लगा दें हम लोग, नंबर ऑफ एटम्स is equals to given mass upon molar mass multiply by 6.022 into 10⁻23, given mass कितना है 52, molar mass 4 into 6.022 into 10⁻23, 4 1 जा 4 13 जा, तो 13 into 6.022 into 10⁻23, so 13 into 6.022, 13 इंटू 6.022 कितना हो जाएगा 78.286 इंटू 10⁻23, ठीक है। ये एक पीछे ले लेंगे हम लोग, तो 7.8286 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट लिखना हो तो 6 से हटाओगे 9 आएगा, आगे 9 को हटाओगे तो आगे 3 आएगा, दैट मीन्स का अप्रॉक्सीमेटली कितना हो जाएगा 7.8 इंटू 10⁻24 एटम्स, ठीक है, डन। तो इस तरीके से सम हो गया हमारा, क्लियर हुआ। तो नंबर ऑफ एटम हमने निकाला मोल के रेस्पेक्ट में भी, AMU के रेस्पेक्ट में भी और ग्राम के रेस्पेक्ट में भी, ठीक है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं और फिर हम लोग नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलेंगे। तो इसको
नोट डाउन कर लो फटाफट से। बेटा देखो ये वाला क्वेश्चन क्या कह रहा है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन 0.5 मोल्स ऑफ H2SO4। ठीक है, तो आपसे क्या पूछा, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स, नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स। ओके, वो पूछा गया है आपसे, किसके अंदर पूछा गया है, H2SO4 आपके पास दिया हुआ है कंपाउंड, और कितने मोल से कितना दिया हुआ है आप लोगों को यहाँ पे H2SO4 में, नंबर ऑफ मोल्स आपको दिया हुआ है यहाँ पर 0.5 मोल्स। ठीक है, देखो बेटा हमें इतना तो पता ही है ना कि 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होंगे। ठीक है, लाइक H2SO4 इज अ कंपाउंड। ओके, तो कंपाउंड किससे बनता है, मॉलिक्यूल से बनता है, तो कितने मॉलिक्यूल्स होंगे 6.022 इंटू 10⁻23, और हमें कितने मोल्स दिए हुए हैं 0.5 मोल। ठीक है, तो 0.5 मोल मतलब कि आधा हुआ, तो उसमें कितना हो जाएगा, तो एक मोल में इतना, तो आधे में कितना हो जाएगा, तो 6.022 इंटू 10⁻23 को आप 2 से डिवाइड कर दो, 2 1 जा 3.011, कितना हो जाएगा 3.011 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स उसके अंदर अवेलेबल हैं। ठीक है, क्लियर। नाउ H2SO4 में, इन H2SO4 टोटल ऑक्सीजन एटम्स कितने हैं बेटा। ठीक है, तो आपके सामने है कितने हैं, 4 ऑक्सीजन एटम्स हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में ऑक्सीजन के एटम्स कितने होंगे, मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, सीधी सी बात है। ठीक है, सो देयरफॉर नंबर ऑफ ऑक्सीजन एटम्स present in 3.011 into 10⁻23 molecules is equals to 3.011 into 10⁻23 multiplied by 4। ठीक है, 440.12 into 10⁻23। ठीक है, अप्रोक्स आप लिख सकते हो 12 into 10⁻23 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन आर अवेलेबल, सिंपल। ठीक है, तो कंपाउंड हो तो मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से छोटा एटम, इस तरीके से। ठीक है, तो ये पूरे के पूरे कंपाउंड में, H2SO4 कंपाउंड में टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हुए, तो टोटल मॉलिक्यूल्स कितने हुए, इन मॉलिक्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन के एटम कितने हैं, तो एक मॉलिक्यूल में, ठीक है ये पूरा मॉलिक्यूल रहता है, तो एक मॉलिक्यूल के अंदर अगर हम देखें तो सीधी सी बात है कि यहाँ पे 4 अपने पास एटम्स अवेलेबल हैं। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, तो ये पूरा एक मॉलिक्यूल, इसमें 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें कितना मिल जाएगा, नंबर ऑफ एटम्स जो पूरे इस मॉलिक्यूल में अवेलेबल होंगे, तो दैट इज 12 इंटू 10⁻23। इसको अगर हम लोगों को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1.2 इंटू 10⁻24 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, जो क्लियर हुआ ना बेटा, हमारे पास, ठीक है हमारे पास H2SO4 और नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, हाफ, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो हाफ मोल में कितना हो गया, इतने मॉलिक्यूल अवेलेबल है। अब इस, ठीक है इतने मॉलिक्यूल में अवेलेबल है, एक मॉलिक्यूल मैं यहाँ पे यूँ लिख दूँ, अगर इन 1 मॉलिक्यूल, इन 1 मॉलिक्यूल ऑफ H2SO4 टोटल हाइड्रोजन एटम कितने हैं, 4 हैं, तो इतने मॉलिक्यूल्स में कितने होंगे, तो मल्टीप्लाई कर दिया हम लोगों ने, तो हमें मिल गया। ठीक है, क्लियर। तो यहाँ पे आपको मूल कॉन्सेप्ट का जो कैलकुलेशन था वो सब मैंने आपको बता दिया, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ। तो बच्चा देखो, अभी हम लोगों ने ना नंबर ऑफ मोल्स निकालना सीखा, बट वो हमने उसमें सीखा जिसमें हम लोगों को मोलर मास था, मतलब मास के फॉर्म में सीखा हम लोगों ने। ठीक है, कई बार सवाल आपसे पूछे जाते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स निकालना होगा इन टर्म्स ऑफ वॉल्यूम, मतलब कि आपको वॉल्यूम के फॉर्म में निकालना होगा। अब इसमें आपको 2 चीज़ें ध्यान देनी है। पहली कंडीशन तो ये है कि वॉल्यूम जो है बेटा हमेशा किस पे लगेगा, हमेशा गैसियस फॉर्म में ही लगेगा। ठीक है, गैस फॉर्म, इसका मतलब कि ऑक्सीजन गैस के फॉर्म में, नाइट्रोजन गैस के फॉर्म में, वो सॉलिड लिक्विड में हम लोग वॉल्यूम का यूज़ नहीं करते हैं, उसमें हम लोग मास का ही करते हैं, जो अभी अपन ने किया। ठीक है, तो हमारे पास जब भी गैसियस फॉर्म दिया होगा और उसमें हमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने होंगे, नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम का फॉर्म यूज़ करेंगे, जिसमें हमारा पॉइंट रहेगा STP फॉर्म। ओके, दूसरा रहेगा हमारे पास, आपको ये वॉल्यूम जब भी निकालने को होगा तो आपको इसके निकालना होगा एट STP।
STP का मतलब क्या होता है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, ठीक है। अब ना एक्चुअली स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर में क्या होता है ना कि अगर हमारा लाइक टेम्परेचर, प्रेशर और वॉल्यूम की बात कर लेते हैं, तो हम लोग ये कहते हैं कि 273 केल्विन यहाँ 0 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर पे हमारा जो प्रेशर है वो होता है 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इस टेम्परेचर प्रेशर पे जो वॉल्यूम होता है वो होता है 22.4 लीटर्स, ठीक है। बट थोड़ा सा चेंज किया गया था और कहा गया था, एक नया STP का उन्होंने रूल बनाया। वो बोला है कि एट द टेम्परेचर 273 केल्विन और 0 डिग्री सेल्सियस एंड 1 बार प्रेशर द वॉल्यूम इज 22.7 लीटर्स, ठीक है। ये बदलाव किया गया, बोला कि अभी न्यू के हिसाब से ये चलेगा। बट अगर आप अपनी किताब में देखो तो कैलकुलेशंस के अंदर वो 22.4 ही लेते हैं, बताया है, बट वो कैलकुलेशन में यही लेते हैं। तो इसके लिए हम STP में ये वाला ही यूज़ करेंगे। तो आपने फिर बताया कि मैम सीधा यूज़ कर लेते। अब क्या समझिएगा, आपके स्कूल में बता रहे हैं, आपकी कोचिंग में बता रहे हैं, तो आप सीधा हमको कमेंट करके मैम आप गलत बता रहे हो, ठीक है, आपको नॉलेज नहीं है, आप ना अपडेटेड नहीं हो, बहुत सारे बच्चे से कमेंट कर लेते हैं। तो इसलिए बता रही हूँ कि न्यू रूल ये चल रहा है, बट न्यूमेरिकल्स के अंदर अभी भी आप देखोगे तो आपको यही चीज़ को फॉलो किया जा रहा है। इसके लिए हम ओल्ड वाले STP के फॉर्म में ही जाएंगे, ठीक है। अभी ये थोड़े बहुत क्वेश्चंस कर लेते हैं और देखते हैं कि हमें किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे इन टर्म्स ऑफ द वॉल्यूम, कि हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने होंगे। तो इसको आप नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम लोग एक आध क्वेश्चन कर लेते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा कंप्लीट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ओके बच्चों, तो एक बार क्वेश्चन देख लेते हैं, किससे किसे पूछा गया है। व्हाट वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, कितना वॉल्यूम जो है वो ऑक्यूपाई होगा थ्रू दिस फॉर्म्स। तो चलो एक एक करके हम सॉल्व करते हैं। अच्छा, अगर आपको थोड़ा सा नॉइस डिस्टर्बेंस हो, ढोलक वोलक का यहाँ क्या, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। आज फेस्टिवल है चेटी चंड का, तो इसके लिए अभी थोड़ा सा रैली निकल रहा है, तो उसका आवाज़ थोड़ा सा आपको आएगा, तो प्लीज़ सॉरी, ठीक है। अब इसमें तो मैं कुछ नहीं कर सकती हूँ। तो चलिए फटाफट से देख लेते हैं हम लोग। सो व्हाट वॉल्यूम एट STP इज ऑक्यूपाइड बाय, ठीक है, क्या वॉल्यूम होता है STP का, वो हमें यहाँ पे निकालना है। अब एक चीज़ हमेशा ध्यान देना, ठीक है, एक चीज़ को नोट करके रख दो तो आपको इजी होगा इस चीज़ को सॉल्व करने में, कि 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर्स ऑफ वॉल्यूम अवेलेबल होता है, इतनी चीज़, ठीक है। बाकी तो हम लोगों को पता ही है, ठीक है, कि 1 मोल में कितने एंटाइटीज होते हैं, तो 6.022 इंटू 10⁻23 एंटाइटीज होते हैं, वो तो हमने आगे देख ही लिया था। बाकी सब सेम ही है, खाली इतना ध्यान देना कि 1 मोल के अंदर जो वॉल्यूम होता है वो 22.4 लीटर अवेलेबल होता है, ठीक है, डन। चलो आ जाओ। अब इन्होंने क्या बोला है, 3.5 ग्राम ऑफ नाइट्रोजन। तो इसमें नंबर ऑफ मोल्स निकालते हैं हम लोग। तो यहाँ पर गिवन मास कितना है बच्चा, गिवन मास है 3.5 ग्राम, ठीक है। मोलार मास कितना है, अब नाइट्रोजन है तो यहाँ पे गैसियस फॉर्म में रहेगा, सो बेसिकली N2 फॉर्म में रहेगा, गैस फॉर्म में है, ठीक है। तो एक नाइट्रोजन का कितना होता है, 14 होता है, तो इंटू 2 कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, 28 ग्राम पर मोल, है ना। ये मोलार मास हो गया। तो हम लोग क्या निकालेंगे, पहले हम नंबर ऑफ मोल्स निकाल दें, फिर जितना निकलेगा उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे हम लोग, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलार मास, 35/28, डेसिमल रिमूव कर लिया तो नीचे 10 आ गया, ठीक है। 7 4 ज़ा 7 5 ज़ा, दैट्स इट, ठीक है। 5 1 ज़ा 5 2 ज़ा, तो कितना आ जाएगा 1/8। 1/8 को डिवाइड करोगे आपको कुछ मिलेगा 0.125, ओके, 0.125 मोल्स। सो अब 0.125 मोल्स हैं, एक मोल में कितना वॉल्यूम है, 22.4 लीटर्स, तो 0.125 मोल्स में कितना वॉल्यूम हो जाएगा। सो देयरफॉर क्या लिखेंगे हम लोग, वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन गैस एट STP इज इक्वल्स टू 22.4, एक मोल में 22.4 है, तो ऐसे हमारे पास 0.125 मोल्स हैं, तो इनटू 0.125, ठीक है। मल्टीप्लाई कर लेते हैं हम लोग इसको, ओके। क्या हो जाएगा हमारे पास, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.125, ठीक है, कितना आया
2.8 लीटर्स इतना अवेलेबल है। ठीक है बच्चा, क्लियर हुआ? वेल नाउ नेक्स्ट, जगह तो है ही नहीं, चलो इसको लिख दो और फिर मैं इसको रब कर लेती हूँ। ठीक है, मैं थोड़ा साइड हो जाती हूँ, फटाफट से लिख दो इसको। ओके, सो नाउ नेक्स्ट, सेकंड 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमोनिया में कितना वॉल्यूम होगा? अमोनिया इज अ गैसियस फॉर्म। ठीक है, अब देखो 1 मोल के अंदर 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं बेटा। ठीक है, और 1 मोल में वॉल्यूम कितना होता है? दैट इज 22.4 लीटर। तो इसका मतलब ये है, कि 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स में कितना लीटर अवेलेबल होगा, कितना वॉल्यूम होगा उसका? 22.4 लीटर। हमें कितना बोला गया है? हमें कहा गया है 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स में कितना होगा? अमोनिया बोले या कोई भी गैस बोले, क्या फ़र्क पड़ता है, क्योंकि हमें मॉलिक्यूल के फॉर्म में दिया तो इसमें मास निकालने की तो ज़रूरत है ही नहीं। ठीक है, अमोनिया वगैरह का तब दिमाग में आता है जब अपने को मास के साथ कुछ कनेक्शन हो। मास नहीं है तो कुछ टेंशन नहीं है, तो क्या कर लेंगे? मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम ऑफ NH3, वॉल्यूम ऑफ 6.022 इंटू 10⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ NH3 एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, जरूर लिखना, STP लिखना ज़रूरी है, इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? 22.4 मल्टीप्लाई है, इसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया ना क्रॉस में, तो 6.022 इंटू 10⁻21 अपॉन 6.022 इंटू 10⁻23, ये कैंसिल आउट हो गया, ये ऊपर आ जाएगा -23, तो क्या हो जाएगा? 22.4 इंटू 10⁻²। ठीक है, इतना अवेलेबल है। अगर इसको सॉल्व करना है तो आप सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पे क्या हो जाएगा? 22.4 डिवाइड बाय 100 ले लो। ठीक है, तो 2 0 आगे आ जाएंगे, तो 0.224 लीटर्स, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, बात तो एक ही है। डन, क्लियर? ओके, चलिए थर्ड वाला यहीं कर दूँ। 0.35 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ओके, मोल्स दिया हुआ है, साफ साफ आ गया हमारे पास, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई ही करना है। ठीक है, देखो 1 मोल के अंदर 22.4 लीटर्स अवेलेबल होते हैं, तो 0.35 मोल में कितना लीटर हो गया? सिंपल क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ठीक है, सो देयरफॉर वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन एट STP इज इक्वल्स टू 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.35। ठीक है, लेट्स मल्टीप्लाई इट। ओके, 22.4 मल्टीप्लाई बाय 0.35 कितना हो जाएगा? 7.84 लीटर्स। ठीक है, डन, क्लियर? ओके, चलो नेक्स्ट लिख दो इतना, थर्ड, फिर हम फोर्थ वाला कंप्लीट कर लेते हैं। ना फोर्थ 39.9 ग्राम ऑफ आर्गन, तो गिवन ग्राम कितना दिया हुआ है? ठीक है, गिवन मास कितना दिया हुआ है यहाँ पर? 39.9 ग्राम, और मोलार मास कितना होता है आर्गन का बच्चा? वो भी 39.9 ग्राम ही होता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा? 1 आ जाएगा ना, और तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू व्हाट? गिवन मास अपॉन मोलार मास। कितना आया? 1 मोल, और 1 मोल में कितना लीटर अवेलेबल होता है? 22.4 लीटर्स। सिंपल हो गया। ठीक है, डन। सो बच्चा, यहाँ पे आपका मोल कॉन्सेप्ट जो है वो भी क्लियर हो गया, कंप्लीट हो गया, और मैंने अच्छे खासे एग्जांपल्स ले लिए ताकि आपका डर जो है, ये डर 9th से बच्चों को बताने की होता है। ठीक है, कि समझ ही नहीं आता, तो आई ट्राइड कि आपको समझा दूं, और इसी तरीके से प्लस एग्जांपल्स आप जितने करोगे उतना आपको कॉन्फिडेंस रहता है। सो आई ट्राइड कि मैं आपको मैक्सिमम एग्जांपल दूं और हर तरीके के एग्जांपल दूं ताकि आप क्लियर हो जाओ। तो यहाँ पे हम लोग ख़त्म कर लेते हैं मोल कॉन्सेप्ट को। अब हमारे पास रहेगा परसेंटेज
और कॉन्सेंट्रेशन, एम्पेरिकल फॉर्मूला, ये थोड़े टॉपिक रहेंगे। आई थिंक वो नेक्स्ट सेक्शन में अपना चैप्टर ख़त्म हो जाना चाहिए, आई थिंक तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तो बस आई थिंक लास्ट सेशन ही रहेगा, फिर हमारा चैप्टर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो टोटल 5 लेक्चर्स आपके रहेंगे चैप्टर 1 के अंदर। सो प्लीज़ इसको भी हम नोट डाउन कर लीजिए और हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, टेक केयर।